नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मैं हूं राकेश पाठक और आज आपकी आवाज में एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मसला है। ये मसला हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ है। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं में तनाव का होना लाजमी है, लेकिन अगर ये तनाव जिंदगी पर भारी पड़ने लग जाए तो फिर चिंता होती है। परीक्षाओं और करियर में सिर्फ सफलता की चाह में हमारे नौनिहाल मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और ऐसी घटनाएं कुछ इस तरह के संकेत भी देती हैं। चर्चाएं कई स्तरों पर जरूरी है। मसला गुड, वेरी गुड, बेस्ट से आगे एक्सीलेंट की कतार में खड़ा होने की जुगत का है। महत्वाकांक्षाएं होना जरूरी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा गहरी निराशाओं के बादल हमारे गिर्द लपेटती है तो हमारे नौनिहाल कहीं हमारी अति महत्वाकांक्षाओं के स्याह बादलों में तो नहीं लिपटते जा रहे, जिसमें अब उनका दम घुटने लगा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर हर वर्ग से जुड़े हमारे खास मेहमानों के साथ। क्यों डरते हो इम्तिहान से? डरना नहीं, लड़ना है जरूरी। क्या हुआ जो पढ़ाई में कमजोर हैं? जिंदगी जीत कर दिखाएंगे। परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स परीक्षा का नाम सुनते ही डरे सहमे रहते हैं और परीक्षा का ऐसा डर कई बार इतना बढ़ जाता है कि स्टूडेंट्स इसका सामना करने के बजाय मौत को गले लगा लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर से ऐसी ही हैरान और परेशान करने वाली खबर है। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर में 10वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त घर पर उसकी मां और भाई भी मौजूद थे, लेकिन दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिवार वालों के मुताबिक गुलजार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। इस बार उस पर परीक्षा का काफी तनाव था, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। घर में मम्मी थी और भाई था वो छोटा। क्या करती बच्ची? बच्ची पढ़ाई कर रही थी, 10वीं में थी और 10वीं में फेल हुई थी। उसकी एग्जाम की तैयारी कर रही थी शायद। परिवार वाले आनन फानन में छात्रा को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही खजराना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुलजार नाम की 16 वर्ष की बच्ची ने फांसी लगा ली है। फांसी लगाया तो उसके बाद उसका परिजन तत्काल उसको फांसी से उतार कर मजबूर अस्पताल में गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया। मृत किस कारण से स्पष्ट उसने सुसाइड किया, इसकी जांच जारी है। वहीं राजधानी भोपाल के कमला नगर इलाके में भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां 9वीं की एक छात्रा पर परीक्षा और उसके नतीजे को लेकर ऐसा डर था कि उसने अपनी जान दे दी। प्रगति देशमुख नाम की छात्रा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी। गुरुवार से उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रगति ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें लिखा है कि वो परीक्षा के नतीजे को लेकर तनाव में थी। उसने लिखा है कि वो पहली रैंक नहीं ला सकती, सिर्फ सेकंड या थर्ड रैंक ही बना सकती है। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। प्रगति देशमुख है जिसने सुसाइड किया है, घर में फांसी लगा दी। सबसे कुछ नोट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जो है फर्स्ट रैंक नहीं बना पाई और फर्स्ट नहीं रैंक बना नहीं सकती और सेकंड रैंक बनाने के संबंध में कुछ नोट मिला है और आगे हम लोग इसकी आगे जांच भी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि भोपाल में किसी स्टूडेंट की खुदकुशी का ये पहला मामला नहीं है। बीते 3 महीने में 6 छात्र छात्राएं सुसाइड कर चुके हैं। 27 फरवरी 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र सुमित ने सुसाइड किया। 23 फरवरी 11वीं के छात्र आदित्यमान सिंह ने खुदकुशी की। 10 फरवरी इंजीनियरिंग के छात्र मल्ला वेंकटेश ने दी जान। 1 फरवरी बीकॉम के छात्र अंकित ग्रोवर ने सुसाइड किया। 18 जनवरी 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया कुचबंदिया ने जान दे दी। 13 जनवरी 11वीं की छात्रा सृष्टि ने की
खुदकुशी। ये घटनाएं हमारे सामने कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये कि परीक्षा का दबाव कहीं बच्चों पर भारी तो नहीं पड़ रहा है? परिवार वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जद्दोजहद में बच्चे तनाव में तो नहीं हैं? ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बच्चों को परीक्षा के दौरान एक खुशनुमा माहौल मिले और पेरेंट्स उन पर उम्मीदों का बोझ डालने की बजाय उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करें। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और इंदौर से शरद व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार बढ़ता जो तनाव है, जो दबाव है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अति महत्वाकांक्षा या जो हमारी उम्मीदें कहीं ज़्यादा बच्चों के ऊपर और उन उम्मीदों का दबाव कहीं बच्चे नहीं झेल पा रहे। इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ एक जो संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मसले पर रुख रखना चाहिए, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको परिचय करवाएं। शबनम खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, काउंसलर हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर समीक्षा साहू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा आर के पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ग्वालियर से सुधीर सप्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन के। इसके अलावा रायपुर से हमारे साथ शकील साजिद जी हैं, अभिभावक हैं, और आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्टूडेंट हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, और काफ़ी अहम, काफ़ी गंभीर ये चर्चा है। शबनम खान जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊँ। जिस दौर को हम देख रहे हैं और ऐसी जब घटनाएं एक फ्रिक्वेंसी के साथ में सामने आने लगे तो चिंताएं होना लाजमी है। क्या ऐसा है कि आज कल जो उम्मीदों का जो बोझ है वो बच्चों पर कहीं ज़्यादा है, वो ज़्यादा अलर्ट, कहीं ज़्यादा जिसे कहा जाए संवेदनशील बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उसका नतीजा है इस तरह के परिणाम सामने आना? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज के समय में जहाँ हमने बहुत सारी तरक्की की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसके साथ ही एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों का हमें देखने को मिल रहा है। वो है बच्चों पर जो दबाव बढ़ रहा है। ख़ास तौर पर फैमिली जिस तरह की हुआ करती थी, आजकल संयुक्त परिवार का सिस्टम नहीं रहा है। आजकल बच्चे ज़्यादातर समय अपना बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ नहीं देते हैं। स्कूलों में भी कई जगह पर प्रेशर इस बात का रखा जाता है कि बच्चों को जो उनके अंक हैं उनके आधार पर उनकी जो है एक उनको जो आकलन है उसके आधार पर किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और ख़ास तौर पर ये जो कंडीशंस हैं ये एकदम से पैदा भी नहीं होती, समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो नौबत ऐसी आ जाती है, जैसा कि अभी आजकल हम कुछ घटनाएं देख रहे हैं जिनमें बच्चे नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और साथ में बनते बनते एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। जी, ये बहुत गंभीर विषय इस लिहाज से है। डॉक्टर समीक्षा साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि यहाँ पर घर का वातावरण, घर में एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें कि बच्चा खासकर परीक्षाओं के दौर में और जब वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है या जब वो प्रतिस्पर्धाओं के दौर से गुजर रहा है, उस समय जो तनाव होता है, उस समय जो दबाव होता है, उसमें एक माहौल उसको ईज कर सके, इजी गोइंग बना सके। क्या ऐसे वहाँ पर कोशिशें होनी चाहिए दोनों ही स्तरों पर? देखिए, जो माँ बाप होते हैं, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे माँ बाप होते हैं। जिंदगी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हर परिस्थितियों में उन्होंने हमारा साथ दिया होता है। तो जब हम एग्जाम के टाइम की बात करें, तो जब हम अगर इतने ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे हैं, अगर जैसे कि सुसाइड हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड का सबसे कॉमन कारण होता है डिप्रेशन, और ये कोई एक छोटे बुखार जैसा चीज नहीं है कि आज कल था आज नहीं होगा। ये गंभीर बीमारी है जो चली आ रही है और ये एक दिन की बात नहीं है। तो पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान देना चाहिए। अगर उनके बच्चों के अंदर उन्हें कोई ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि बच्चों की सोने में, खाने में, उनका दूसरों से व्यवहार करने में अगर कुछ चेंज है, कि अगर वो जिस तरीके से पहले खुश रहते थे अब सबसे कटने लगे हैं, दुखी होने लगे हैं, जरा जरा सी बात पे रोने लगे हैं, या तो उनको एग्जाम का प्रेशर ज्यादा लगने लगा है, कभी कुछ ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जिसपे माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। कोई भी सुसाइड अचानक नहीं होता। माना जाता है कि अंकों के हिसाब से 2 से 8% लोगों में ये चीज देखी गई है कि अगर किसी ने कहा है कि मैं सुसाइड करूंगा तो अगले 10 साल में वो जरूर सुसाइड करते हैं। तो बच्चे ऐसे कुछ वार्निंग साइंस देते हैं जो पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है।
मतलब पेरेंट्स अगर एक हमारे चीज़ इस पे और भी ध्यान है, दें जी। कि नहीं बच्चों को हमारे बच्चे में कुछ कुछ जी हाँ, एक चीज और भी है, हम थोड़ा सा इस जो ये जो एंगल है हमारा कि बच्चों के अंदर इस तरह की टेंडेंसी का बनना, ये बड़ी एक गंभीर जो है ये लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी तक बच्चे जो थे कम से कम वो चीज़ों को समझते थे कि हाँ, लेकिन इतना स्ट्रेस हो जाना, इतना तनाव हो जाना, इतना दबाव हो जाना कि वो ऐसा कदम उठाएं, इसमें तो एक पॉजिटिव फीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे मेंटेन किया जाए? पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम टीचर्स और पेरेंट्स मिलके अगर चाहें ठीक, हाँ, तो हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। एग्जाम से पहले अगर प्रिंसिपल एक आइडियल होता है स्कूल का, अगर वो बच्चों को पेरेंट्स टीचर्स और प्रिंसिपल मिलके बच्चों को एक ऐसा सेमिनार रखें, ऐसा सेशन रखें जिसमें हेल्थ स्पेशलिस्ट को भी बुलाया जाए और मतलब योगा स्पेशलिस्ट, थेरेपिस्ट, इस टाइप के लोगों को जो सब मिलके बच्चों को एक एडवाइस दे, उन्हें मोटिवेट करे सही तरीके से कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप अपनी स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम देते टाइम अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, तो उसको कैसे टैकल करा जाए, उनके खान पान पे ध्यान दिया जाए। पेरेंट्स को ये चीज समझाई जाए एग्जाम के टाइम पे उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कि अगर बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर ना बनाया जाए, एग्जाम से कुछ दिन पहले उनके साथ ज्यादा अच्छा टाइम व्यतीत करें, कि अगर रात में आप डिनर साथ करें, पेरेंट्स साथ में बच्चों के डिनर करेंगे, उनसे बात करें, उनको एक बताएं कि देखो अकेला एग्जाम ही दुनिया का सब कुछ नहीं है, दुनिया में और भी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब वो ये चीज भी साथ में नोटिस करेंगे तो उनको ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब डिप्रेशन, एग्जाम, इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, लोगों का एक विजन एकदम वैसा हो जाता है कि उन्हें बाहर की दुनिया दिखती नहीं है, एक यूनिओकुलर विजन हो जाता है कि जो है एग्जाम है, उसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो हमें अगर पेरेंट्स के सपोर्ट से वो चीज बच्चों को समझाए कि नहीं एग्जाम एंड नहीं है लाइफ का, चीजें और भी आगे हैं, तो पेरेंट्स की सपोर्ट से बहुत ही उनको हेल्प मिल सकती है। ये बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जब दौर होता है या फिर जो बोर्ड एग्जाम्स के दौर होते हैं, उसमें स्वाभाविक है कि तनाव होता है बच्चों में, लेकिन उस तनाव से कैसे लड़ा जाए और किस तरीके से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है। सुधीर सप्रा जी, मैं आपके पास आऊँगा। अभिभावकों की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, टीचर्स की भूमिका भी उतनी ही अहम है। मैं आपसे सर ये समझना ज़रूर चाहूँगा कि ख़ास करके क्या वास्तव में अब ऐसा लग रहा है कि जो हाल के दिनों में जो इस तरह के केसेस सामने आए, उसमें रैंक्स को लेकर के बच्चे ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं, और वो रैंक्स कहीं कहीं उनकी कहा जाए तो अस्तित्व के ऊपर एक खतरे के तौर पर नज़र आने लगे हैं। क्या वास्तव में यहाँ पर भी बहुत संवेदनशीलता के साथ ज़रूरी है कि अभिभावक भी उनको कन्विंस करें कि रैंक मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करता, सतत चलना बहुत ज़रूरी है? जी, निश्चित रूप से ये प्रतिस्पर्धा का समय है। हाँ। और प्रतिस्पर्धा में कोई हानि नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को अपने इस बात के लिए तैयार करें कि प्रतिस्पर्धा में अगर आप किसी रेस में भी दौड़ते हैं तो हर आदमी पहले स्थान पे नहीं आ सकता। बिल्कुल, ये प्रगति के साथ जैसा हुआ कि उसको ये लगा कि मैं फर्स्ट रैंक नहीं ला सकती, मैं सेकंड या थर्ड आऊंगी, तो फर्स्ट ना आना जो है वो मंजिल तक ना पहुंचने जैसा नहीं है। हाँ। और इसमें अभिभावक की जो भूमिका है, मुझको लगता है उससे ज्यादा जो शैक्षणिक वातावरण इस समय पर है, स्कूल में, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, उसमें शिक्षक के ऊपर जो है ये दबाव है कि उसको रिजल्ट ओरिएंटेड होना है। वो शिक्षक जो है, उसी कारण से बच्चे के ऊपर भी ये दबाव आता है कि जब वो देखता है कि 100% जो है वो कट ऑफ मार्क्स विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, तो उसको ये लगता है कि यदि वो ये हासिल नहीं कर पाया तो वो एंड ऑफ द रोड उसके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है। और देखिए अब समय बदल रहा है। पूर्व में बड़ी निश्चित कोई शंकाएं होती थी कि आप विज्ञान में चले गए या इसमें गणित संकाय में चले गए तो इसके अलावा जो है जो बाकी सब बचे वो उनके लिए बाकी कोई ओपनिंग्स नहीं है। आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है, उसमें बहुत सारे और रूट्स हैं, लेकिन सब मुझको ये लगता है कि इस दौर को बदलने में ये काफ़ी अहम है कि उस तरफ, उस दिशा में समझा जाए
वो खास करके एक पॉजिटिव इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ में। बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ परिणाम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि लगातार चलते रहना ये बहुत ज़रूरी है। और आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि खुद एक स्टूडेंट है, रायपुर से हमारे साथ बैठी हुई हैं। आकांक्षा, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो परीक्षाओं का जो दौर होता है, किस तरह का तनाव, और आपको क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको भी इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है कि वो तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर मैंने भी 12th क्लियर किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ में प्रेशराइज रहे तो हम वो चीज़ कभी अच्छे से नहीं कर सकते। जैसे मेरी ही एक फ्रेंड थी, वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी मगर उसके परसेंटेज अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि वो हमेशा प्रेशराइज रहती थी। और मैं उतनी प्रेशराइज कभी नहीं रही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई को हमेशा बोला है कि सबसे पहले रखो। लास्ट ईयर मैंने भी 80% लिए। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत ज़्यादा लिए, बट मैंने पढ़ाई की जैसे करना चाहिए, साथ में रिफ्रेशमेंट क्लासेस लेती थी, अपने स्पोर्ट्स हर चीज़ किया। किसी एक चीज़ को मतलब इतना भी उसमें वो टाइम नहीं दे दिया। पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। आई ऑल्सो वॉन्ट माई करियर सक्सेसफुल, बट द थिंग इज दैट कि मेरे को बोल सकते हैं कि मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आउट या फिर इरिटेटिंग नहीं होती थी उसमें। अपने स्टडी को बहुत ज़्यादा करती थी, टाइमली टाइम करती थी उसको 1 घंटा। साथ में रिफ्रेशमेंट क्लासेस मैंने लास्ट ईयर कथक भी किया। तो हर चीज़ को मतलब एक टाइम पे करना वो भी ज़रूरी है। एक्चुअल में हम लोग का प्लान क्या हो जाता है कि हम लोग 12th में रहते हैं, 11th में रहते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो टाइम पीरियड जो होता है ना उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। कभी इधर घूमना उधर घूमना ठीक है, बट साथ में मीन्स बोल सकते हैं पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, गेम्स भी ज़रूरी है, रिफ्रेशमेंट क्लासेस भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू टाइम करना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ आर के पांडे साहब भी मौजूद हैं। पांडे साहब, ये जो आकांक्षा की बातें आपने सुनी, बहुत इजी गोइंग जो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है कि तनाव होता है परीक्षाओं के दौर में, लेकिन शायद कैसा लगता है आपको कि जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कुछ इस तरीके से, या फिर माहौल कुछ इस तरीके से क्रिएट किया जाता है जो कि अंदर या बाहर, दोनों इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं चाहे अनचाहे लेकिन बच्चों के अवचेतन मन को कहीं प्रभावित करना शुरू कर देता है? जी पांडे जी, इसके लिए जो हमारी जो शासन की जो नीतियां हैं उसको मैं कहीं ना कहीं हद तक मैं दोषी मानता हूं। एक तरफ शिक्षा विभाग, पूरा एजुकेशन विभाग ये कहता है अपने शिक्षकों से कि हमको बच्चों का रिजल्ट अच्छा चाहिए। उसमें वो ये आकलन नहीं कर पाते कि जो हम शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं उसके हिसाब से कितना हमारा रिजल्ट आ रहा है। आपने एक प्रेशर बना दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीचरों के ऊपर कि साहब इतना % बच्चों को हमको रिजल्ट चाहिए, चाहे पढ़ाई आपने साल भर कैसी भी करवाई हो, नहीं करवाई हो, आपने बच्चों को ट्रीट किया नहीं किया, पूरा कोर्स करवाया नहीं करवाया। आप देखिए आए दिन ये होता है कि पूरा कोर्स कंप्लीट स्कूल का नहीं हुआ, एग्जाम शुरू हो गए। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट ने ये इतनी सुविधाएं, इतना इजी गोइंग एजुकेशन कर दिया कि और ये मोबाइल में आ गया, गेम्स आ गए, टीवी आ गया, बच्चों का पूरा साल जो है ये सिर्फ ये मनोरंजन में, अपने खेल कूद में, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में और नहीं पांडे जी गेम्स में बिता देते हैं। जब नहीं, आज के बच्चे तो मुझे ज्यादा करियर को लेकर के मैं अगर देखूं तो ज्यादा कॉन्शियस नजर आते हैं। और ये चीज जरूर है कि जैसे आकांक्षा ने कहा कि बहुत सारी चीज जो मल्टीफरल एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत जरूरी हैं। वो आपको एक जगह पर कम से कम ये जरूर करती हैं कि वो आपको एक रास्ता बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं करती। साजिद साहब, मैं आपके पास आऊं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो बातें अभी पांडे जी ने कही कि बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जिसकी वजह से साल भर बच्चे पढ़ाई नहीं करते और अचानक से उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, अगर वो कह रहे हैं जो? जी बिल्कुल नहीं रखता मैं इससे इत्तेफाक। जी मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। जी मेरा ये मानना है
कि बच्चे जो हैं, आज की जो जनरेशन है बहुत शार्प है, हम लोगों से बहुत ज्यादा तेज है। बिल्कुल। इसके जिम्मेदार मैं उन लोगों को मानता हूं, खास तौर पे जो हम लोग, जो अपनी जो पुरातन हम लोगों की जिंदगी थी, जो हम लोगों का हिंदुस्तानी तरीका था, जो हमने वो छोड़ दिया है, वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ख़ास तौर पे एक छोटे परिवार के तौर पे हम यहाँ पे ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें 1 या 2 बच्चे होते हैं। माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं उसी बच्चे को सचिन तेंदुलकर बनाए, उसी बच्चे को अबुल कलाम बनाए, उसी बच्चे को स्पाइडरमैन बच्चन बनाए, उसी बच्चे को शाहरुख खान बनाए। एक बच्चे से माँ बाप इतनी ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं कि वो बच्चा अपने आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। दूसरी जो बात होती है, हम लोगों ने सबसे बड़ी जो इस बात की ओर जिम्मेदारी है कि हम लोग आज जो अपने संयुक्त परिवारों के विघटन की ओर जिम्मेदारी डालना चाहिए कि अगर हम लोग संयुक्त परिवारों में रहते हैं तो बच्चा दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और बहुत सारे लोगों के बीच रहता है। हर चीज में वो सफल नहीं होता है। जब वो नाकामयाब होता है, माँ बाप अगर उसे डांटते हैं, फटकारते हैं या थोड़ा उस पर गुस्सा होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते उसके पास होते हैं जिन रिश्तों के बीच जाकर वो अपनी नाकामयाबी को भूल जाता है। हाँ, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात यह है कि आज का बच्चा बेहद शार्प है। ये एक पहलू है, आज का बच्चा बेहद शार्प है। हाँ, उसके बाद साजिद साहब मैं आऊँगा आपके पास। शबनम जी, एक चीज़ बहुत अहम है यहाँ पर, जो बातें पांडे जी ने कही और जो शकील साहब ने कही हैं, इन दोनों लोगों की अगर हम बातों को देखें तो ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें, जो आज का जो वातावरण है जिसमें बच्चे शार्प माइंडेड हैं, बहुत संवेदनशील है अपने करियर को लेकर के, लेकिन कभी कभी जो रास्तों की उलझनें होती हैं कि कैसे उसको वहाँ तक पहुँचा जाए, एकदम से जब प्रेशर आता है तो वो समझ नहीं पाते कि उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। क्या ये एक बड़ी वजह साबित हो रही है कि बच्चों को रास्ते नहीं समझ में आते, और वो रास्ते कौन समझाएगा दरअसल? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि कई बार इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आते हैं, और इसकी मेन वजह यही है कि जो जागरूकता है इस मामले में। कई बार बच्चों को क्या लगता है, या हमारे जो एक ट्रेडिशनल करियर्स चले आ रहे हैं, एक पेरेंट्स का प्रेशर कह ले या पीयर प्रेशर कह ले, कई बार इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, डिफेंस, इनको माना जाता है कि अगर आप इनमें करियर बनाते हैं तो आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। जबकि आज के समय में हजारों ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें जाकर बच्चे न केवल अच्छा कमा सकते हैं, बल्कि उनका सोसाइटी में अपना एक लेवल हो सकता है और वो अपनी एक पहचान भी बना सकते हैं। लेकिन कमी बड़ी है इस बात की, क्योंकि वही बात मैं भी कहूंगी, मैंने पहले भी कहा कि संयुक्त परिवार में कहीं ना कहीं ये चीजें बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। अब आज के समय में बच्चा 4th क्लास में आता है और माँ बाप का पहला उद्देश्य ये होता है कि बच्चा स्कूल जाए, उसके बाद उसको एक म्यूजिक क्लास में डालेंगे, उसके बाद उसको कराटे क्लास में जाना है, फिर वो स्टेडियम जाएगा। तो बच्चा कोई मशीन नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये है कि बच्चा कोई मशीन नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप अपने पड़ोसी के बच्चे से या आप अपने आसपास के लोगों से उसको कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन खुद आपका बच्चा जो कि आपके घर में आपके साथ 24 घंटे बिता रहा है, आप ये नहीं जानते कि उस बच्चे में क्या खास है, क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको आगे बढ़ाकर आप उसको बहुत कुछ बेहतर दे सकते हैं। सुधीर सप्रा जी, मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे, ऐसा लगता है मैंने कई बार ये चीज महसूस की। बिल्कुल बिल्कुल शबनम जी, सुधीर सप्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुधीर जी, मैं यही समझना चाहूंगा, ये जो शबनम जी ने बात कही कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स थोड़ा से उनकी अनदेखी हो जाती है। हम दूसरे के बच्चों में कुछ बेहतर गुणों को तो देख लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों में उनकी प्रतिभाओं को निखारने का मौका नहीं मिलता। ठीक है कि पढ़ाई एक समय था जब आप कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। अब मल्टीफेरल एक्टिविटीज़ कहीं बहुत सारी संभावनाओं को खोल रही हैं। क्या हम उस ऑर्थोडॉक्स सोच को बदलते दौर में, हम भले कह लें कितने आधुनिक हो गए, लेकिन हम उस ऑर्थोडॉक्स सोच को बदल नहीं पाए अपने बच्चों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभिभावकों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं
वो भी बहुत बड़ा कारण बनती हैं इस प्रकार की घटनाओं का। लेकिन मैं देखिए एक आपको छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देता हूँ। ग्वालियर का एक विद्यालय है, उसने अपने यहाँ जिन बच्चों के 10 CGPA से कम नंबर आए उनको अगली कक्षा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ स्थिति ये थी, स्कूल की मंशा ये थी कि वो सिर्फ उन बच्चों को ले जो 90% से ऊपर के अंक प्राप्त कर रहे हैं। ये बच्चे जो शुरू से स्कूल में पढ़ रहे थे वो तब तक उनके लिए उपयोगी थे जब उनको ये लगा कि उनको एक पब्लिक कंपटीशन में जाना पड़ेगा और वहां वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को रखना चाहते थे अपने पास। तो आप उन बच्चों की मानसिकता को समझिए जिनको ये कहा जाए कि आपको 5 CGPA से कम आए इसलिए आप इस विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है। ये तो सौभाग्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था जिसके आधार पर हमने उस विद्यालय को चुनौती दी और उन बच्चों का आगे जो है प्रवेश मिला। मेरा बार बार यही कहना है कि हम अभिभावकों की निश्चित रूप से जिम्मेदारी है, पर विद्यालय और शिक्षक उनकी जो वहां व्यवस्थाएं हैं वो बने ही इन बच्चों को हैंडल करने के लिए हैं। क्या विद्यालयों के पास ट्रेंड काउंसलर हैं? आज की स्थिति यह है कि विद्यालयों पे ट्रेंड टीचर्स ही नहीं है, ट्रेंड काउंसलर्स की तो बहुत कमी है। काउंसलर का बेसिक काम जो है वो यही है कि इन बच्चों को उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से आइडेंटिफाई करे, आइडेंटिफाई करके उनको काउंसल करके उनको इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार करे कि आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। ईच चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल। बिल्कुल, किसी की विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी है, कोई गणित में अच्छा है, कोई खेलकूद में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है। हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से जो है वो बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़ा रही है। और देखिए हमको वर्तमान में रहना पड़ेगा। आज संयुक्त परिवार नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो उस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। बिल्कुल, वर्तमान व्यवस्था में जो सबसे अच्छी व्यवस्था है वो हमको अपनानी ही पड़ेगी। ठीक, ये बहुत अहम ये है कि डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा जो बातें अभी सुधीर जी ने कही हैं कि जो शिक्षा की जो व्यवस्था है और उसमें जो काउंसलर होने चाहिए स्कूलों में उस स्तर पर कहीं कोई संवेदनशीलता एक तो नहीं बरती जा रही है। दूसरा ये कि हायर स्टैंडर्ड्स स्कूलों द्वारा सेट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कहे अनकहे लेकिन बच्चों के ऊपर एक प्रेशर तो क्रिएट कर रहा है, माँ बाप के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। माँ बाप भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, वो एक स्ट्रेस वो ट्रांसफर होता है बच्चों पर। क्या इस दिशा में भी कुछ बदलाव की जरूरत है? जी, जैसा सर ने अभी कहा कि जो स्कूल्स हो गए हैं, जितने भी आज के स्कूल्स हैं, उनको अपने रिजल्ट से मतलब है कि हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, हमारा CGPA अच्छा होना चाहिए, हमारे यहाँ से इतने टॉपर्स निकले। तो अल्टीमेटली जो डाउन द लेन अगर हम बात करें, जो बेस है वो तो स्टूडेंट्स हैं, पिस्ता तो वो है पेरेंट्स है, जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है स्कूल का, वो पेरेंट्स पे प्रेशर बनाता है कि आपका बच्चा ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका बच्चा ढंग से एग्जाम में ये नहीं कर रहा, फेल हो रहा है। कभी हमने ये पूछा बच्चे से कि बेटा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो? हमने कभी बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ काउंसलर्स नहीं है। जिस तरीके से हम स्कूल में बच्चों को एडमिट कराते हैं तो क्या होता है कि आंखों की जांच होती है, हर साल हाइट वेट देखा जाता है। कभी हम उन बच्चों की मानसिक स्थिति की जांच नहीं करते कि बच्चे में कोई तकलीफ तो नहीं है, कि उसे मैथ्स पढ़ने में तकलीफ है, कि उसे वर्ड्स पढ़ने में तकलीफ है, जैसे डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, कि उसे अटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में। तो वो तो पढ़ ही नहीं पाते। आप उनके ऊपर कोई टीचर ला के रख दो, कोई कितनी भी किताबें ले आओ, उनका जब अटेंशन स्पैन 5 सेकंड से ज्यादा ही नहीं है, उनको वर्ड समझ नहीं आ रहे, वो कैसे पढ़ेंगे? तो ये सब तो बच्चे निग्लेक्ट होते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये उन लॉट में चले जाते हैं जो आगे जाके धीरे धीरे डिप्रेस होते हैं, फिर सुसाइड कमिट करते हैं। तो अगर हम बात करें, सुसाइड है, ये जो भी सब चीजें एक दिन का खेल नहीं है। ग्राउंड मतलब नर्सरी से लेकर 12 तक हर दिन हमें बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ये पेरेंट्स की भी गलती है कि बच्चों को ओवर प्रेशराइज करते हैं एग्जाम के रिजल्ट के लिए। जिन पहलुओं पर आप चर्चा जिन पहलुओं पर आपने, मैं तो इतने फोल्ड्स इसके हो सकते हैं, ये मुझे वास्तव में बहुत ताज्जुब हो रहा है। और क्या इन फोल्ड्स पर शिक्षा विभाग या मौजूदा जो सिस्टम है क्या वास्तव में गंभीरता से सोचता है? और
अगर हर बच्चे को लेकर के इतनी गंभीरता बरती जाए, उसकी जो साइकी है उसको समझने की कोशिश की जाए, तो व्यवस्थाएं मेरे ख्याल से और जो मनस्थिति बच्चों की है वो बदल सकती हैं। पांडे साहब, मैं यही समझना चाहूँगा आपसे भी कि क्या इन स्तरों पर जो जिस तरफ इशारा डॉक्टर साहब ने किया है, डॉक्टर साहू ने, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा पांडे जी कि अब जो स्थिति है या बच्चों के अंदर भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन जब तक नहीं होगा, जब तक उनको माहौल वैसा नहीं मिलेगा। ये माहौल बनाने की जिम्मेदारी कहीं उस व्यवस्था की है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। क्या वास्तव में जो व्यवस्था है वो इस सिस्टम जो बच्चों के एक्सपेक्टेशंस हैं, पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है, उसके माकूल है, आपको लगता है, या फिर वहां पर बदलाव की गुंजाइश अगर है तो हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी बदलाव किया जा सकता है, अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है। अभी भी ऐसे कई हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जिन्हें हम टेंशन मुक्त कर सकते हैं, सुसाइड करने से रोक सकते हैं। आप थोड़े से पीछे जाइए, हाँ। आप देखिए इसके पहले अभी तक क्यों नहीं होता था, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था, हाँ। मोबाइल्स नहीं आए थे, गेम जब तक ये हम कहाँ सुनते थे कि किसी बच्चे ने खासकर रिजल्ट के लिए, खासकर पढ़ाई के लिए सुसाइड कर लिया, या उसको रिजल्ट कल्पना उसने कर ली कि साहब मेरा फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। ये आंकड़े अभी कुछ सालों से ये बढ़ने लगे हैं और ये निरंतर बढ़ते जाएंगे। इसमें शासन को और काउंसलर को, स्कूल को, लॉ को, सबको एक मिला के एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए कि बच्चे को ये बताना चाहिए कि कोई नहीं यार, तू फेल हो गया तो कोई टेंशन नहीं, हम भी होते हैं, हम भी हुए हैं। उसको उस टेंशन से पहला काम ये होना चाहिए कि उसको उस टेंशन से निकाला जाए कि भैया तेरा पास होना ही हमारे जरूरी नहीं है, या स्कूल के लिए जरूरी नहीं है, या तेरे माता पिता के लिए जरूरी नहीं है, तेरे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, तेरी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फेल हो गए कोई बात नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं, अपन आगे उसमें चांस मारेंगे, आगे अपन और बेहतर प्रयास करेंगे। इस प्रकार की एक मॉनिटरिंग बच्चों को कंपलसरी स्कूल में देनी चाहिए और इसके लिए शिक्षा विभाग को आगे आना चाहिए, और ताकि इजी गोइंग आप बच्चों को इस मानसिकता से पहले बाहर निकालो कि आप जो प्रेशर बना रहे हैं, जो आप उस पर लोड दे रहे हैं, घर में जो पेरेंट्स लोड दे रहे हैं, जो फैमिली वाले जो लोड दे रहे हैं, जो और उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो उसको लोड दे रहे हैं, आप वो बच्चा, हमारा बच्चा आपके पास 6 से 8 घंटे स्कूल में रहता है। आप स्कूल वाले ये क्यों कहते हैं कि साहब पेरेंट्स देखें, पेरेंट्स कहते हैं स्कूल वाले देखें? अरे दोनों मिलके एक बच्चों के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए उनको एक ऐसी मॉनिटरिंग करके उनको वॉच करना चाहिए कि साहब जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 तो उसके कैटेगरी में नहीं आ रहे, उस 50 में से 2 बच्चे कैटेगरी में, आप उनको सही है, ये सही है, साजिद साहब काउंसलिंग दीजिए, उनको ऐसा वातावरण दीजिए, एक इंडिविजुअल के तौर पर भी ट्रीट किया जाए। साजिद साहब, जी डॉक्टर साहब बताएं। जी नहीं, डॉक्टर साहब कुछ कह रही हैं? मैं और कहना चाहूंगी, जैसे अभी सबने एक पॉइंट रखा। जी, मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि बच्चे आज के, हमारा जो यूथ है वो करियर ओरिएंटेड हो गया है। जैसे सर ने भी अभी कहा कि पहले के जमाने में ये सुसाइड देखने को नहीं मिलते थे, तो आपको ये चीज देखनी चाहिए, इस देश का जो आधार है हमारा यूथ है। हमारा यूथ अगर करियर ओरिएंटेड हो रहा है, हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ये हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, सबकी जिम्मेदारी है हम उनकी हेल्प करें। हम ऐसा उन पे प्रेशर ना क्रिएट करें कि वो टूट जाएं। वो अंदर से इतने स्ट्रेस में हैं आज कि इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। तो ये मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है, और ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है। अगर पूरा समाज मिलके इसके लिए जब तक कुछ नहीं करेगा, ये चीज खत्म नहीं होगी। जैसे आज हम सब कैंसर एड्स के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की स्ट्रेस के लिए भी लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी सर, वो ये कि
जी, मैं यही जोड़ना चाहूंगी कि देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती है ना, तो अचानक से इस तरह के कार्यक्रमों का या इस तरह की चीजों का प्रसारण किया जाने लगता है या बताया जाने लगता है। जब हम हर साल देख रहे हैं कि एग्जाम का एक सिस्टम है और हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो कम से कम 3 या 4 महीने पहले से पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव ऐसे लोगों का उदाहरण उन बच्चों के सामने पेश करना बहुत जरूरी है। मैं खुद भी माध्यमिक शिक्षा मंडल में काउंसलर हूँ और हमारी हेल्पलाइन जनवरी से स्टार्ट हो जाती है, जो बच्चों को तनाव मुक्ति के लिए, उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं के लिए काम करती है। इसके अलावा सीबीएसई भी हेल्पलाइन चलाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हेल्पलाइंस चल रही हैं, पर कमी इस बात की है कि इन चीजों को इतना हाईलाइट उस समय नहीं किया जाता। जब हम इस बात की बात करें तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी कि कृपया इन चीजों को भी शामिल करें, ताकि जहां तक ये बातें नहीं पहुंच पाई हैं या जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या इंटीरियर के बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बिना किसी से शेयर किए, बिना किसी और को बताए उनकी मदद बहुत अच्छे से कर सकता है, शायद इन घटनाओं में बहुत बड़ी संख्या में कमी लाई जाए। और हम चाहते भी यही हैं शबनम जी, और बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि क्या वो रास्ते हैं, क्या वो लिंक्स हैं जिनके जरिए बच्चे अगर इस तरह की स्थितियों से दो चार हो रहे हैं, वो अपने खुले तौर पर चर्चाएं कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस से फ्री रहा जाए, कैसे बहुत बेहतर परफॉर्म किया जाए। हमारे साथ शकील साजिद साहब जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। साजिद साहब, मैं आपके पास आऊँ, जो अभी सप्रा जी ने बहुत कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, जिसमें कि उन्होंने एक बात कही कि कहीं ना कहीं जो स्कूलों का जो सेट पैरामीटर्स होते हैं वो भी कहीं अलानाहक दबाव बच्चों के ऊपर और अभिभावकों के ऊपर भी छोड़ते हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर भी कुछ स्थितियों को काबू में करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेशक इन स्थितियों को भी काबू करना है, क्योंकि अभिभावकों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, जो दबाव रहता है, वो ये रहता है कि अगर उनका बच्चा खराब परिणाम देता है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, तो वो अपने आप ये समझने लगते हैं कि हम अपने परिवार, अपनी सोसाइटी में इसका क्या जवाब देंगे। मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आज का बच्चा बेहद शार्प है, उसके पास बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, जिससे मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि वो हम लोगों के दौर से ज़्यादा तेज है। ग्लोबल विलेज होने के वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कंप्यूटर के तौर पे, गूगल के तौर पे उसके पास वो सब जानकारी है जो उसे होनी चाहिए। बस हम लोग सिर्फ उसे एक ये साथ दे सकते हैं, ये मदद कर सकते हैं कि हम उसे ये कहें कि आपको जिस चीज़ में रुचि है, अगर आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है तो बिल्कुल जाइए। अगर आपको ये लगता है कि आपको खेलना अच्छा लगता है तो खेले। अगर आपको ये लगता है कि पढ़ना बेहद ज़रूरी है, अगर आपको ये लगता है नृत्य ज़रूरी है, गाना ज़रूरी है, फिल्मों में एक्टिंग ज़रूरी है, आपको रिसर्च करना ज़रूरी है, जो भी आपको लगता है उसे करें और पूरे दिल से करें। हम क्या कर चुके हैं, मैं एक शेर यहाँ पे बताना चाहता हूँ जी। जो नौजवान, जो बच्चे आज के जो महसूस कर रहे हैं, बच्चे उदास बैठे हैं पिंजरों के आसपास, जैसे समझ रहे हों परिंदों की गुफ्तगू। कोशिश हमें ये करना चाहिए कि बच्चे को, और बच्चों के चेहरों पर उदासी अच्छी नहीं लगती। बहुत ऊंची उड़ान वाला परिंदा है। बिल्कुल। और आकांक्षा, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगा, देखिए तमाम तरह वाला परिंदा है। आकांक्षा खुद एक स्टूडेंट है और आकांक्षा बड़े बिंदास तरीके से बता रहे हैं कि जो दबाव होता है, जो तनाव होता है, वो एक तरफ, लेकिन जो मल्टीफरल एक्टिविटीज़ हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है। आकांक्षा, अपने दोस्तों को या वो बच्चे जो कि एग्ज़ाम में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आपने किस तरीके से पिछली बार एग्ज़ाम्स को फेस किया और वो कैसे करें? मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरे एज से गुजर रहे हैं, कि हर चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलती कि न्यू मीडिया जो आया है वो हम लोग को कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, FB हो गया, लेकिन उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे टाइमली यूज़ करना है। जैसे इफ़ मैं कोई चीज़ पढ़ के आती हूँ तो मैं तुरंत FB को छोड़ के मैं गूगल में जाके बैठ जाती हूँ और मैं न्यू वर्ड्स को उसमें सर्च करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका गलत उपयोग कर रही हूँ, मैं नया जानकारी जान रही हूँ, नई बातें जान रही हूँ, वो भी एक तरीके से एक पढ़ाई है।
तो मैं ये नहीं बोल सकती, जैसे अभी एक सर ने कहा था कि न्यू मीडिया के कारण बच्चे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। न्यू मीडिया को, हर चीज़ को हमको कैसे टैकल करना है वो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। पेरेंट्स को उतना मतलब एक तरीके से फ्रैंक होना चाहिए अपने बच्चों के साथ कि बच्चे खुद गलत ना करें। मेरे पेरेंट्स मुझसे इतने फ्रैंक हैं, इसलिए मैं कुछ गलत करना ही नहीं चाहती। अगर पेरेंट्स हमको दबा के रखते हैं तो हम कुछ गलत करते हैं। हम अपने आप में बोल सकते हैं कि अंदर ही अंदर घुटते हैं और एक दिन वो चीज़ बर्स्ट आउट हो जाती है, तो कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कोई कुछ करता है, नेगेटिव थिंकिंग। तो पेरेंट्स को रिफ्रेशमेंट क्लास, हर चीज़ों का उतना मतलब बैलेंस देना चाहिए। बचपन से ही उनको स्पोर्ट्स, डांसिंग, जिसमें इंटरेस्ट है वो एक क्लास, साथ में आपकी स्टडी, ट्यूशंस, हर चीज़ का अगर बैलेंस होता है तो लाइफ में हर चीज़ बेटर तरीके से और स्मूथली जाती है। यही संतुलन, तो आपको एग्जाम के ही टाइम में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल, एक यही संतुलन आपके जीवन का संतुलन आपको मानसिक तौर पर बहुत संतुलित करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और आत्मविश्वास कभी भी आपको ऐसे कदम उठाने की इजाज़त नहीं दे सकता, वैसे रास्ते ही बनने नहीं देगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और तमाम अहम सुझावों को और बातचीत के ज़रिए जो तमाम चीज़ें निकली है वो संदेश कहीं हमारे बच्चों तक पहुंचता होगा। और चलते चलते एक छोटी सी क्लिप है, वो ज़रूर देखिए आप अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दौड़ शुरू से ही बहुत तेज़ दौड़ने वाला ही जीतता हो। जीतते वो भी हैं जो धैर्य के साथ, साहस के साथ, धीमे ही सही लेकिन लगातार दौड़ते हैं। गिरना मायने कतई नहीं रखता, न हार या न जीत, जो मायने रखता है वह है सतत चलते रहना।